Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Here we are studying the 16th chapter from Home Science Class 12th, and the name of this chapter is Human Resource Management. And this video is going to be part 2 of this chapter. So अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा पार्ट 1 भी। तो अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा था? अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है और इनका काम क्या होता है। ठीक है, फिर सिग्निफिकेंस पढ़ा था हमने कि क्यों ज़रूरी है HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शन देखे थे, जिसमें हमने 3 फंक्शन पढ़े थे। अब हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पहला फंक्शन है हमारा रिक्रूटिंग एंड स्टाफिंग। इसमें है मैन पावर एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब आपको पता है रिक्रूटिंग का क्या मतलब होता है? मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को रखना, मैन पावर को रखना, ठीक है, लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी देना। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करनी है। अब ये प्लानिंग क्यों करनी है? देखो, ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरतों का पता लगाना है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट नीड क्या है, फिर उसको फ्यूचर में क्या क्या ज़रूरतें आएंगी, और फिर ये देखना है कि किन एम्प्लॉयज़ को हम रखेंगे कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो पाएंगी। ठीक है, तो appropriate steps are then planned to bring demand and supply of manpower into balance. पहले तो डिमांड देखी जाती है कि कितने मैन पावर की ज़रूरत है, कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और किस तरह के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, उनके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। उस डिमांड को देखा जाता है, फिर उस डिमांड को पूरा करने की कोशिश की जाती है। Thus, the first step is to take a satellite picture of the existing workforce profile: numbers, skills, age, flexibility, gender, experience, forecast capabilities, character, potential, etc. of existing employees, and then to assess need for 1, 5 and 10 years ahead. तो उसके लिए सबसे पहले, अगर आपको पहले डिमांड जाननी है कि कितनी ज़रूरत है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, एक सैटेलाइट पिक्चर लोगे। सैटेलाइट पिक्चर का मतलब होता है कि एक ओवरव्यू लोगे कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है वो कैसी है, मतलब इस समय आपके संस्था में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग कैसे हैं, उनकी नंबर कितनी है, स्किल्स क्या है उनके पास, उनकी एज क्या है, उनके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितने अच्छे से काम को कर पाते हैं, किस जेंडर के हैं, कितना एक्सपीरियंस है, कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं उनके पास, उनका करेक्टर कैसा है, उनका पोटेंशियल कैसा है। ये सारी चीज़ें आप देखते हो। किन की चीज़ें, किन की क्वालिटीज़ ये सारी देख रहे हो आप? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की, जो आपके यहाँ पहले से ही काम कर रहे हैं। उसके बाद आप ये देखोगे कि 1 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जब आपका बिजनेस और ज़्यादा बढ़ेगा तो किस तरह के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी। ठीक है, दिस रिक्वायर्स adjustment for planned staff movement, retirements, normal tenure, etc., in line with the organizational plan for the corresponding time frame. अब ये सब आप क्यों करते हो? क्योंकि अगर आप देखो, अगर आपको जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एज पता चलेगी, नंबर पता चलेगा, उनका जेंडर पता चलेगा, तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि 10 साल के बाद आपके पास कितने स्टाफ्स नहीं रहेंगे। होता है ना, जिनकी एज ज़्यादा होगी उनको आप रिटायर कर दोगे। तो इससे क्या होता है कि आप सारी चीज़ें पता कर लेते हो। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, जॉब एनालिसिस करते हो। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट से पहले क्या किया जाता है, जॉब एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, अब है कि व्हाट इज़ जॉब एनालिसिस। ये जॉब एनालिसिस क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नेसेसरी स्किल्स, आउटकम्स एंड वर्क एनवायरनमेंट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब। जॉब एनालिसिस में क्या करते हो, आप देखते हो कि जॉब किस तरह की है। ठीक है, कौन देखता है? HRM देखता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी हैं, किन किन स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, अगर मुझे कोई एम्प्लॉय रखना है तो उसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए,
ये कैसे पता चलेगा? जब मैं जानूंगा कि जॉब क्या है या मैं जानूंगी कि जॉब क्या है, ठीक है, वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। An important concept of job analysis is that the analysis is conducted of the job, not of the person. तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है जॉब एनालिसिस के टाइम पे, वो ये कि आप जॉब को एनालिसिस कर रहे हो, ना कि किसी पर्सन को, ठीक है। जॉब एंड टास्क एनालिसिस इज परफॉर्म्ड एज अ बेसिक फॉर डिफाइनिंग अ जॉब डोमेन, डिस्क्राइबिंग अ जॉब, डेवलपिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, सेलेक्शन सिस्टम, प्रमोशन क्राइटेरिया, ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट एंड कंपनसेशन प्लान्स। तो अगर आप समझ आते हो कि जॉब किस तरह की है, आप जॉब को एनालिसिस कर लेते हो, तो आप क्या कर सकते हो, अच्छे से जॉब को डिस्क्राइब कर पाओगे। फिर जो आपके यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं उनको परफॉर्मेंस अप्रेजल भी दे पाओगे, सेलेक्शन अच्छे से कर पाओगे, प्रमोशन उनका कर पाओगे, मतलब ये सारी चीज़ें आप देख पाओगे अगर आपको पता होगा कि वो काम क्या कर रहे हैं। One of the main purpose of conducting job analysis is to prepare job description and job specification, which in turn helps to hire the right quality of workforce into the organization. जब एक बार आप जॉब एनालिसिस कर लेते हो, तो जॉब एनालिसिस का मेन पर्पस यही होता है कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर कर पाओ कि जॉब कैसा है, उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो जब आपको पता होगा कि जॉब कैसा है, तो आप अच्छे से उस हिसाब से वर्कफोर्स को हायर भी कर पाओगे, उनकी अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी आप दोनों देख पाओगे, ठीक है। द जनरल पर्पस ऑफ जॉब एनालिसिस इज टू document the requirements of a job and the work performed. तो जनरल पर्पस जॉब एनालिसिस का क्या होता है कि जॉब को समझना, रिक्वायरमेंट को समझना कि क्या ज़रूरत है, ठीक है, जॉब जो है उसकी ज़रूरत क्या है, उसमें किस तरह के पर्सन की ज़रूरत है, किस तरह के एम्प्लॉय की, किस तरह के वर्कर की ज़रूरत है जो कि अच्छे से उस जॉब को कर पाए। It also helps to determine the actual number of manpower needed and the skills that this manpower should have. मैंने बताया ना कि इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कितने मैन पावर की ज़रूरत है, कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और उन एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। द इंफॉर्मेशन फॉर दिस एनालिटिकल स्टडी of the task to be performed as written into a job description so that it can be determined as to what physical and mental characteristics applicant must possess, what qualities and attitudes are desirable, and what characteristics are decided by disadvantages. देखो, ये जो जॉब एनालिसिस के बाद जो चीज़ें आपको पता चली हैं, आप उसको जॉब डिस्क्रिप्शन में लिख दोगे, ताकि जो भी अप्लीकेंट्स हैं, जो भी आपके यहाँ टेस्ट देने या इंटरव्यू देने आ रहे हैं लोग, उनको ये पता हो कि किस तरह की फिज़िकल और मेंटल क्वालिटी उनके अंदर होनी चाहिए अगर वो इस जॉब को पाना चाहते हैं तो, ठीक है। उनको पता होना चाहिए कि उनकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, एटीट्यूड्स उनके अंदर क्या होने चाहिए, और उनको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जिनकी वजह से उनको डिसएडवांटेज मिल सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके पास छटे हुए लोग ही आएंगे, पूरी भरमार नहीं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही जॉब डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है कि आपको किस तरह की स्किल वाला पर्सन चाहिए, ठीक है। दीज आर इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ HR प्रोफेशनल। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टास्क हैं HR प्रोफेशनल के या HR मैनेजर के। Thus, job description is an outcome of job analysis. तो इस तरह से job description क्या है? Job analysis का परिणाम है. Based on this, the company decides the number of positions at various hierarchical levels, the number of persons per position, develop recruitment plans and advertise the पोस्ट। तो इससे क्या मिलती है, इससे कंपनी को ये नॉलेज मिलती है कि कितनी पोजीशंस खाली है, कितने लोगों की ज़रूरत है, और उस हिसाब से वो रिक्रूटमेंट फिर निकालते हैं। तो जो हमारी रिक्रूटमेंट निकलती है वो जॉब एनालिसिस के बेसिस पे ही निकलती है, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट दे दिया जाता है। After receiving applications,
In response to the advertisement, the HR department will scrutinize applications and shortlist suitable applicants for interview. तो अब जब आपने एडवर्टाइजमेंट निकाल दी, उसके बाद आपको कुछ एप्लीकेशंस मिलेगी, जो भी लोग होंगे, जो भी इंटरेस्टेड लोग होंगे, वो आपको अपनी एप्लीकेशन, अपनी सीवी भेजेंगे। अब जो एचआर होगा वो क्या करेगा, वो इन एप्लीकेशन को शॉर्ट लिस्टेड करेगा, मतलब इनमें से जो भी एप्लीकेशन उसको सुटेबल लगेगी उसको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, मतलब जो भी एप्लीकेंट सुटेबल लगेगा उसको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। दिस टेक्स अप टू द नेक्स्ट स्टेप, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़। इसके बाद दूसरा स्टेप होगा जिसका नाम है सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ workforce या employee. Recruitment is determining the best candidate for the job from among the numerous applicants by arranging interviews, tests and verification of documents and references. तो जो ये रिक्रूटमेंट होती है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो बेस्ट कैंडिडेट होता है, जो उस जॉब के लिए एकदम सुटेबल होता है, उसको लिया जाता है, उसको रखा जाता है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन बेस्ट कैंडिडेट है, तो इंटरव्यू कराए जाएंगे, टेस्ट कराए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, और भी जो भी अलग अलग हर कंपनी का अपना अपना सिलेक्शन प्रोसेस होता है, तो उस तरह से वो चीज़ें करेंगे। इफेक्टिवली सिलेक्शन इज हायरिंग एंड अप्रोप्रिएट एंड सुटेबल एम्प्लॉय। तो इससे क्या होता है, एक अच्छा सुटेबल एम्प्लॉय का सिलेक्शन होता है। HR प्रोफेशनल्स आर हायर्ड इन प्लेसमेंट एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस दैट एग्जिस्ट टू हेड हंट। अब जो HR प्रोफेशनल्स होते हैं वो रखे जाते हैं कहाँ रखे जाते हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में रखे जाते हैं। देखो यहाँ पे एक टर्म लिखा गया है, हेड हंट। हेड हंट का क्या मतलब होता है, उपयुक्त व्यक्तियों को खोजना, उपयुक्त एम्प्लॉयज़ को खोजना, ठीक है। तो जो HR प्रोफेशनल्स होते हैं उनका काम ही होता है कि वो सुटेबल एम्प्लॉयज़ को ढूंढें, ठीक है। Their main role is to attract talented staff and motivate them to join the organization and recruit them. इनका मेन रोल क्या होता है कि ये टैलेंटेड स्टाफ को अट्रैक्ट करते हैं, उनको ढूंढते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें। When the selection process of prospective employees is done by well experienced and knowledgeable person with good judgment, it will contribute इन द प्रोसेस रेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब सिलेक्शन प्रोसेस अच्छे से हो जाता है, और ये सिलेक्शन प्रोसेस किसके द्वारा किया जाता है, एक्सपीरियंस्ड लोगों के द्वारा किया जाता है, नॉलेजेबल लोगों के द्वारा किया जाता है, तो ये ऑब्वियसली अच्छा होगा ही। और जब सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा होगा तो वर्क पावर अच्छी होगी, और जब वर्क पावर अच्छी होगी तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस रेट बढ़ेगी। After recruitment and staffing, the next major function of HRM is training and development, which is one of the important responsibilities of the HR department, starting with conducting induction program for new employees. तो जब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो जो अगला फंक्शन होता है HRM का, वो क्या होता है, वो इन नए एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना होता है और इनके स्किल्स को डेवलप करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेकेंड स्टेप क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग इज द सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड्स, नॉलेज, स्किल्स रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन to perform a given task or job adequately, and development is the growth of the individual in term of ability, understanding and अवेयरनेस। देखो ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है कि किसी पर्सन को ऐसे डेवलप करना कि उसकी एटीट्यूड का विकास हो, उसकी नॉलेज में डेवलपमेंट हो, उसकी स्किल्स इन्हेंस हो, ताकि वो पर्सन क्या कर पाए, दिए हुए जॉब को, दिए हुए टास्क को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर पाए। डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, डेवलपमेंट का मतलब भी होता है कि एक इंडिविजुअल की एबिलिटी में, अंडरस्टैंडिंग में, उसकी अवेयरनेस में ग्रोथ लाना। इट कंसिस्ट
of guiding and directing number of workforce to enhance their knowledge base, learn new things, applying this knowledge and translate them into skills in order to achieve the goals of the organization and its people. तो ये इसमें क्या किया जाता है, ट्रेनिंग में गाइडेंस दी जाती है, उनको डायरेक्शंस दी जाती है, उनको बताया जाता है कि वो कैसे अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और इस नॉलेज को कैसे वो यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए, ठीक है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की जो भी गोल्स हैं उनको पूरा किया जा सके, उनको प्राप्त किया जा सके, ठीक है। विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू, एक ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है वो यहाँ पे बताया गया है। पहला है डेवलप वर्कर्स टू अंडरटेक हायर ग्रेड टास्क, इसमें वर्कर्स को डेवलप किया जाता है कि वो बड़े टास्क भी कर पाएँ, ठीक है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी नॉलेज को इन्हेंस किया जाता है ताकि वो ज़रूरत आने पे दूसरे हायर टास्क भी कर पाएँ। प्रोवाइड द कन्वेंशनल ट्रेनिंग टू न्यू वर्कर्स, इसमें क्या किया जाता है, कन्वेंशनल ट्रेनिंग दी जाती है। कोई भी नया वर्कर आएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो भले ही उसके पास कितना एक्सपीरियंस हो, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए नई है तो वहाँ पे उसको सीखना तो थोड़ा पड़ेगा ही। तीसरा है रेज एफिशिएंसी एंड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाता है, उसके स्टैंडर्ड को भी बढ़ाया जाता है। फिर है मीट लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो भी टर्म्स हैं, पॉलिसीज़ हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो सारी चीज़ें उस नए वर्कर को बताई जाती हैं। नेक्स्ट है इन्फॉर्म एंड एक्वेंट पर्सन्स, एसिलिमेटाइजेशन प्रोसेस फॉर न्यू एम्प्लॉयज़, इंडक्शन ट्रेनिंग, प्री रिटायरमेंट कोर्सेज एक्सेट्रा। देखो अब क्या किया जाता है, जो वो नया वर्कर आया है उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाने की कोशिश की जाती है, उसको पहले से जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है उससे मिलाया जाता है, उसको थोड़ा सा संस्था के अनुकूल बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉमन टेक्निक्स प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये आगे कुछ प्रोसेस दिए गए हैं कि कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे डेवलपमेंट कराया जाता है। लेक्चर्स एंड टास्क बाय सीनियर और स्पेशलिस्ट मैनेजर्स, इसमें क्या किए जाते हैं, लेक्चर्स दिए जाते हैं, टास्क करवाए जाते हैं। कौन करवाता है ये सब, सीनियर्स करवाते हैं या जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं उस फील्ड में वो कराते हैं। फिर है ग्रुप डिस्कशंस होते हैं वहाँ पे, ब्रीफिंग बाय सीनियर स्टाफ्स के द्वारा थोड़े से भाषण दिए जाते हैं, उनको चीज़ों को बताया जाता है। रोल प्ले एक्सरसाइजेस एंड सिमुलेशन ऑफ एक्चुअल कंडीशन, अब क्या किया जाता है, उनसे रोल प्ले कराया जाता है कि उनको मतलब ऐसे एक्सरसाइजेस कराई जाती है जिसमें उनको कहा जाता है कि मान लो ये कंडीशन हुई तो उनको एक्चुअल कंडीशन जैसा फील कराया जाता है और उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर ये कंडीशन आ गई तो आप कैसे इसको मैनेज करोगे। वीडियो एंड कंप्यूटर टीचिंग एक्टिविटीज़, वही कंप्यूटर के बारे में सिखाया जाता है। केस स्टडीज़ एंड डिस्कशंस, टेस्ट, क्विजेस, गेम्स, ग्रुप फोरम्स, ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइजेस, इंस्पेक्शन एंड रिपोर्ट टेक्निक्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। केस स्टडीज़ कराई जाती हैं, टेस्ट लिए जाते हैं, क्विजेस कराए जाते हैं, गेम्स कराए जाते हैं, इंस्पेक्शन होते हैं। Employee training gives individuals the specific skills that they require for effective execution of their responsibilities. जब इनको ट्रेनिंग मिल जाती है तो इनको थोड़ी सी अलग से स्किल्स मिलती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए। Career counseling and guidance, career planning, management, development are also key responsibilities of HRD. इसके अलावा HRD की कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। क्या है वो, करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस देना, करियर प्लानिंग करना, मैनेजमेंट डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग एंड मेंटरिंग। देखो HRM का ये भी काम होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को लगातार मोटिवेट करते रहे और उनको गाइडेंस भी दे। कहीं पे भी अगर एम्प्लॉयज़ को
वर्कफोर्स को प्रॉब्लम हो रही है, तो एचआरएम का ये काम होता है कि वो वहाँ पे उनको सलाह दे, ठीक है। एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू constantly take stock of its workforce and to assess its performance in existing jobs for 3 reasons. देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो अपनी वर्कफोर्स पे नज़र रखे, अपने एम्प्लॉयज़ पे नज़र रखे और समय समय पर उनकी परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करती रहे। ये क्यों ज़रूरी होता है कि उस एम्प्लॉयज़ पे नज़र रखी जाए और उनका मूल्यांकन करा जाए? इसके 3 रीज़न होते हैं। पहला है टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस थ्रू इंकरेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। अगर ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे ज़ोर देना पड़ेगा। एम्प्लॉयज़ अगर अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप अच्छी परफॉर्मेंस देने लगेगा। सेकंड है टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल, टू रिकॉग्नाइज existing talent and utilize the same to fill other vacancies in the organization or to transfer individuals into jobs where better use can be made of their abilities. वर्कफोर्स पे नज़र इसलिए भी रखी जाती है ताकि उनकी क्षमताओं को समझा जा सके, उनके अंदर जो टैलेंट है उसको समझा जा सके और उसको यूटिलाइज भी किया जा सके। अगर मान लो कभी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोजीशन खाली हो जाती है तो उस समय उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय से भी काम लिया जा सकता है अगर उसके अंदर टैलेंट है तो, अगर उसके अंदर स्किल्स हैं तो, ठीक है। और ये टैलेंट और स्किल्स पता कब चलेगी? जब हम उस एम्प्लॉय के ऊपर नज़र रखेंगे, उसके काम को लगातार मॉनिटर करते रहेंगे, लगातार देखते रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर वो पर्सन अच्छा काम कर रहा है, वो एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, उसके पास अच्छी खासी स्किल्स हैं, तो उसको प्रमोशन भी दे दिया जाता है या उसको उसका ट्रांसफ़र भी कर दिया जाता है उस जॉब में जिस जॉब में वो और अच्छा कर सकता है। इससे क्या होगा? इससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड एन equitable method of linking payment to performance. अब जब लगातार आप अपने वर्कफोर्स पे नज़र रखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं और जिस तरह का काम वो कर रहे हैं उस हिसाब से आप उनको आराम से पेमेंट दे पाओगे, उनके साथ किसी भी तरह की बेईमानी नहीं होगी। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको प्रमोशन भी मिलेगा, ट्रांसफ़र भी मिलेगा, पेमेंट भी अच्छी मिलेगी। और अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो आप उनकी सैलरी को थोड़ा कम भी कर सकते हो, ठीक है। An important function of HR professional is to retain the right employee for the right job, which is achieved by motivating employees. HR प्रोफेशनल का एक काम ये भी है कि वो सही वर्कर को सही जॉब पे रखे और इसके लिए वो क्या कर सकता है? वो वर्कर को मोटिवेट कर सकता है। एम्प्लॉयज़ अप्रेजल्स, कंपनसेशंस एंड वर्किंग रिवॉर्ड्स आर दस इम्पॉर्टेंट। इसीलिए एम्प्लॉयज़ को समय समय पे रिवॉर्ड्स देना, उनको कंपनसेशन देना, जब भी मान लो उनको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू आ गया है या कोई प्रॉब्लम आ गई तो उनको आप कंपनसेशन दे सकते हो। तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन देती है और वो और अच्छे से अपने काम को करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिटेंशन एंड रिड्रेसल ऑफ एम्प्लॉयज़। अटेंशन टू द मेंटल and physical well-being of employees is normal in many organizations as a mean of retaining good staff and attracting other. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की मेंटल और फिज़िकल वेल-बीइंग पे ध्यान देना नॉर्मल है। वहाँ पे जो एचआर होते हैं वो एम्प्लॉयज़ की मेंटल और फिज़िकल वेल-बीइंग पे ध्यान देते हैं। क्यों ध्यान देते हैं? ताकि वो अच्छे से काम करें और बाहर के भी जो लोग हैं, जो दूसरे वर्कर्स हैं, जो दूसरी कंपनी में काम करते हैं, वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ या उनकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हों। To achieve this, HR officials have to design health and welfare schemes for staff, create awareness among them regarding safe environment and maintain two-way communication. तो इसके लिए जो HR officials होते हैं वो क्या करते हैं? वो हेल्थ और वेलफेयर स्कीम डिज़ाइन करते हैं अपने स्टाफ के लिए। उनको ये फ़ील कराते हैं कि वो एक सेफ़ इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। ये कैसे वो फ़ील कराएंगे? टू वे कम्युनिकेशन के थ्रू।
मालिक और एम्प्लॉय में जब आपस में बात होगी तो एम्प्लॉय को लगेगा कि मालिक हमें समझता है। उसी तरह एचआर भी समय समय पे जाके सारे एम्प्लॉयज़ से बात करता है, उनको गाइडेंस देता है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझता है, जिससे एम्प्लॉयज़ को लगता है कि हाँ, हमारी समस्या को सुनने वाला कोई है। और इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलता है, वो अपने काम को और अच्छे से करते हैं। They provide or liaise with specialists for providing care services such as healthcare, counseling for people with personal and domestic problems affecting their work. इसके लिए कंपनी में कुछ स्पेशलिस्ट भी रखे जाते हैं, जैसे हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट रखे जाते हैं जो वर्कर्स को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं समय समय पे। काउंसलिंग के लिए लोग रखे जाते हैं जो वर्कर्स को काउंसलिंग देते हैं, उनको बताते हैं कि अगर कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि वर्कर्स की घर की प्रॉब्लम की वजह से उनका काम प्रभावित हो जाता है, तो इसीलिए उनको गाइडेंस भी दिया जाता है। They are also required to handle dispute, grievance, and industrial action, often dealing with union or staff representatives. और उसके बाद जो एचआर होते हैं वो जो भी कभी कभी विवाद हो जाते हैं, झगड़ा हो जाता है, उसको भी हैंडल करते हैं। होता है ना, जो यूनियंस होते हैं, जो वर्कर्स का यूनियन बना रहता है, जो स्टाफ के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो कभी कभी कुछ मांगों को ऐसा रख देते हैं। कभी कभी होता है कि वर्कर और मालिक के बीच में भी डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो उसको सॉल्व एचआर ही करता है। The responsibility of the HR professional also include record keeping and monitoring of legislative requirements related to equal opportunities, taxes, and other benefits such as quantifying leave options and pensions, other benefits, etc. उसके बाद जो एचआर प्रोफेशनल्स होते हैं वो रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं, और वो क्या करते हैं, जो भी मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है कंपनी की, उसको भी देखते हैं। ठीक है, क्या क्या टैक्सेस देने हैं, कौन कौन सी बेनिफिट कंपनी को हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें कौन देखता है, वो भी एचआर ही देखता है। ठीक है, उसके बाद वो ये देखता है कि जो वर्कर्स हैं उनको कब छुट्टी चाहिए, ठीक है, कितनी छुट्टी उन्होंने ली, कितना पेंशन उनको देना है, जो भी अदर बेनिफिट्स वर्कर को देने हैं, उसके लिए भी एचआर ही रिकॉर्ड बनाता है। नेक्स्ट है इंश्योरिंग कॉम्प्लियंस टू रेगुलेशंस एंड सेफ इक्विटेबल वर्क एनवायरनमेंट। देखो, एचआर का काम ये भी होता है कि वो रूल्स रेगुलेशन को देखे और ये इंश्योर करे कि वर्कर्स उस रूल्स को फॉलो करें, और वर्कर्स के लिए सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कराना एचआर का ही काम होता है। इट इन्वॉल्व्स compliance with the laws and regulations of the government, central and state government and municipalities। देखो, एचआर जो होता है वो लॉज को, रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करता है, नियम बताता है वर्कर्स को, और ये नियम गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, नियम होते हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन को मानने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें उनको फॉलो करना कौन बताता है, एचआर बताता है, और एचआर ही ये चीज़ इंश्योर करता है कि ये सारे रूल्स फॉलो हों। इंटरेक्शन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द यूनियन। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो अपना यूनियन बना लेते हैं और वो किसी चीज़ के लिए हड़ताल कर देते हैं, किसी चीज़ के लिए विवाद करने लगते हैं, तो उस स्थिति में एचआर मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में बातचीत करवाता है, इंटरेक्शन करवाता है। फिर है एम्प्लॉयज़ बिहेवियर एंड डिसिप्लिन। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बिहेवियर और डिसिप्लिन को भी कौन मैनेज करता है, एचआर ही मैनेज करता है। जनरली एम्प्लॉय अप्रेजल इज अंडरटेकन एंड इन केस ऑफ इनडिसिप्लिन एफर्ट्स आर मेड टू चेंज एम्प्लॉयज़ बिहेवियर। अब क्या होता है, जनरली एम्प्लॉयज़ का जो अप्रेजल होता है, जो उनको रिवॉर्ड मिलना होता है, जो मान लो कभी कुछ बोनस मिलता होता है, तो उसको रोक दिया जाता है। और अगर कभी मान लो कुछ भी इनडिसिप्लिन चीज़ें की गई एम्प्लॉय के द्वारा, तो उससे क्या हो जाता है, उससे उसके रिवॉर्ड को कट कर दिया जाता है। तो एम्प्लॉय को भी पता है, वर्कर को भी पता है कि अगर वो कुछ भी ऐसी चीज़ करेगा जो कि
गलत है तो उसे उसका रिवॉर्ड कट हो सकता है, उसका अप्रेजल जा सकता है, इसीलिए वो भी ऐसी चीज़ें करने से डरता है. Besides working with labor unions and device systems to foster cooperation, the HRM professionals would be required to develop policies and handle issues such as sexual harassment, theft, misbehavior, as well as administer programs to enhance communication and cooperation among employees and management. इसके अलावा जो हमारे HRM प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं और सेक्सुअल हरासमेंट, चोरी, मिसबिहेवियर जैसे इश्यूज़ को भी HRM ही हैंडल करते हैं. इसके अलावा वो कम्युनिकेशन और कॉपरेशन को बढ़ाते हैं किनके बीच में, एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में, कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ दोनों एक दूसरे को क्या करें, कॉपरेट करें, दोनों के बीच में बातचीत हो. ठीक है. One major responsibility of the HRM department is the safety and health of all its employees, including protection from hazard in the workplace. इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है HRM डिपार्टमेंट की. वो क्या होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी और हेल्थ पे भी ध्यान दे. अगर वर्क प्लेस पे कोई दुर्घटना हो जा रही है तो उससे बचाए वो अपने एम्प्लॉयज़ को. There are regulations related to occupational safety and health, environment protection, workers' compensation in case of accident, injury, health. और देखो कुछ रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, नियम्स बनाए जाते हैं. उससे क्या होता है कि अगर मान लो वर्कर की डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया या उसको इंजरी हो गई तो उसको कंपनसेशन दिया जाता है. HRM मैनेजर must work to minimize the company's exposure to risk by implementing preventive safety and training programs. तो HRM मैनेजर को क्या करना चाहिए, उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि वो क्या करे, जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उसको थोड़ा सा सेफ बनाए. अगर उसको लग रहा है कि कहीं पे रिस्क है तो उसको समझे, उसको रिस्क को कम करने की कोशिश करें. ठीक है. लोगों को ट्रेनिंग दे. ट्रेनिंग इसीलिए वर्कर्स को दी जाती है कि उनको मशीन पे काम करने आए ताकि इंजरीज का खतरा कम हो जाए. फिर है नेक्स्ट, पेइंग एम्प्लॉयज़ एंड प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स. एम्प्लॉयज़ को पेमेंट देना और उनको बेनिफिट्स भी देना, बोनस भी देना. It is an important function and includes paying employees timely due to appropriate wages and providing incentives. इसमें क्या किया जाता है, समय समय पे एम्प्लॉयज़ को पेमेंट दी जाती है और इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं. The HRM department is responsible for developing salary system, employee quality, retention, satisfaction and motivation such as bonus etc. HRM डिपार्टमेंट ही क्या करता है, वेजेस देता है और उसके अलावा अगर किसी एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया है तो उसको मोटिवेशन के तौर पे बोनस भी देता है. Ultimately, the aim is to have wage and pay packages that maximize the company's investment and achievement of the company's goals. तो अल्टीमेट गोल यही होता है HRM का कि वो क्या करे, पेमेंट दे. और पेमेंट क्यों दी जाती है वर्कर्स को, ताकि वो और अच्छा काम करें और जिससे कंपनी के जो गोल्स हैं उनको पूरा किया जा सके. As part of this, rewards, recognitions may be given for good work, yet the morale of all employees has to be kept high. समय समय पे रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशंस भी दी जाती हैं ताकि जो वर्कर्स का मोरल है वो हाई बना रहे. Benefits given to employees such as retirement benefits, pension, gratuity, provident fund, retirement investment plans, tax incentives, health benefits such as medical services, medical insurance, life insurance, disability insurance, vacation and leave, employee ownership of company shares, etc. are under the purview of the HRM department. अब देखो इसके अलावा जो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं. जैसे रिटायरमेंट के समय उनको थोड़ा सा पैसा दिया जाता है, उन्होंने कोई अच्छा काम किया है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, पेंशन दी जाती है, प्रोविडेंट फंड दिया जाता है और उनको टैक्सेस मतलब उनको समय समय पे इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, मेडिकल सर्विसेज मिलती है, वकेशंस मिलती है, लीव्स मिलती है. होता है ना कभी
बहुत अच्छा काम किया, ज़्यादा काम कर लिया, तो लीव भी दे देते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाले, ठीक है। और कभी कभी एम्प्लॉयज़ को ऑनरशिप भी मिल जाती है कंपनी के शेयर में। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, ये सारी चीज़ें कौन देखता है, एचआरएम डिपार्टमेंट देखता है। वो देखता रहता है सारी चीज़ें और मॉनिटर करता है कि किस एम्प्लॉय को ये सारी चीज़ें देनी चाहिए, कौन सा एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है जिसको हमें प्रमोशन देना है, जिसको हमें अवार्ड देना है, रिवॉर्ड देना है, ठीक है। उसके बाद है सस्टेनिंग हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़। It is also important in any organization there are persons employees whose performance is very good and often outstanding. अब देखो, जो हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ हैं उनको अलग करना, उनको समझना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसमें ऐसे एम्प्लॉयज़ तो ज़रूर होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है और कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। सच एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस नीड टू बी सस्टेन्ड एंड गुड ऑर्गेनाइजेशंस जनरली मेक ऑल एफर्ट्स टू रिटेन सच पर्सन्स। तो ऐसी परफॉर्मेंस वाले लोगों को जानने की ज़रूरत है और ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, इन पर्सन्स को और ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट करती हैं, इनसे ये और अच्छा काम करें, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा इन पर्सन्स को मोटिवेशन देती हैं। अब वो मोटिवेशन कैसे भी हो सकता है, रिवॉर्ड के रूप में हो सकता है, प्रमोशन के रूप में हो सकता है। इन डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट स्ट्रैटेजीज आर यूज टू सस्टेन सच पर्सन्स। मैंने बताया ना, डिफरेंट कंपनी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाती है। सम ऑफर रिवॉर्ड्स एंड compensation package in term of financial incentives or in kind such as paid holidays for the entire family। देखो, कुछ कंपनीज क्या कर सकती हैं, रिवॉर्ड दे सकती हैं, पेड हॉलीडेज दे सकती हैं, फाइनेंशियल पैकेज दे सकती हैं कि बच्चों की, चलो बच्चों की पढ़ाई हम करा देंगे आपके, वार्डरोब बास्केट दे सकती हैं, बेनिफिट लाइक एक्सपेंसिव कार दे सकती हैं, मतलब गिफ्ट्स रिवॉर्ड्स उनको दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। द की इज़ टू हैव अ positive work environment where employees are recognized and rewarded for good performance, where there is good communication and where everyone shares is in the excitement of being part of a successful organization। तो देखो, ये सब क्यों किया जाता है, ये सब इसीलिए किया जाता है ताकि एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट बना रहे, एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करें, उनको समय समय पे रिवॉर्ड मिलता रहे, अच्छी कम्युनिकेशन हो एम्प्लॉयज़ के बीच में, मैनेजर के बीच में, एचआर के बीच में, जिससे क्या होता है, अगर एम्प्लॉयज़ खुश हैं तो ऑर्गेनाइजेशन भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है। Positive work environment is provided not just on a daily basis but also in terms of celebration of festivals for persons of all religious denominations, organizing get-togethers, picnics, social clubs for wives, among many other activities। देखो, ये जो पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट है ना, ये खाली डेली ही नहीं दिया जाता, बल्कि इसके अलावा जब भी कोई भी मान लो त्यौहार आ जाए, कोई भी फेस्टिवल आ जाए, तो उसको क्या हो, उसको मनाया जाए, हर रिलीजन के लोगों के लिए फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया जाए, गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज कराया जाए, पिकनिक्स ऑर्गेनाइज कराई जाए, सोशल क्लब्स बनाया जाए, जो भी वर्कर्स हैं उनकी वाइफ्स के लिए सोशल क्लब्स बना दिए जाएं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो की जा सकती हैं पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट बनाने के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा, वर्कर्स को लगेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम कुछ करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद है प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर। अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बनना चाहते हो, तो आपके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए आपके पास, ये सारा यहाँ पे बताया गया है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।